हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में जो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है जिसका नाम था आउटपुट कॉस्टिंग, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हालांकि कई बार इसका नाम होता है जॉब बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, लेकिन बेसिकली हम कंसंट्रेट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पर कि से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली होता क्या है एंड हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कितने व्यक्ति, कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर किसे कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्टी किसे कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेसिकली कैसे बनाया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग यूज करेंगे, मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह क्या यूज होगा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि हाउ मेनी प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एक और बात बताऊं, मजे की बात क्या है, हम लोग अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़ते थे इस सब्जेक्ट में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो टोटली डिफरेंस था किससे, फाइनेंस अकाउंट से। फाइनेंस अकाउंट से हमने जो भी पढ़ा है वो टोटली डिफरेंट था। हम लोग कहते थे फाइनल अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हालांकि हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट जिसमें रूल्स लगाते हैं डेबिट क्रेडिट का, है ना। वहां प्रॉफिट निकालने के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। हमने जनरल प्रिंसिपल में भी सीखा है और हम लोगों ने किस में सीखा, साथ में लास्ट चैप्टर आउटपुट कॉस्टिंग में भी। हमें पता लगाना होता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने से हमें कितना प्रॉफिट होगा, उसे मार्केट में कितने में बेचे कि हमें 10%, 20%, 15% का प्रॉफिट हो। ये सारी बातें हम लोग सीखते हैं कहाँ पर, कॉस्ट अकाउंटिंग में। लेकिन ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, दिस इज लिंक्ड, समथिंग लिंक्ड विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो चैप्टर है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लिंक है, बिल्कुल जैसे वहां हम लोग बनाते थे अकाउंट्स वैसे यहां भी हम लोग बनाएंगे अकाउंट्स। वहां जैसे हम लोग रूल्स फॉलो करते थे डेबिट एंड क्रेडिट का, यहां भी हम लोग रूल्स फॉलो करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट का। हाँ, डेफिनेटली कंफर्म है ये बात कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग को ही दिमाग में, ध्यान में रखकर ये चैप्टर करेंगे। ठीक है, और हालांकि ये चैप्टर बहुत 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 आसान है। हाँ, सर पता है आपको, अब सारे चैप्टर स्टार्ट करते समय यही कहते हो कि ये चैप्टर बहुत आसान है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर जी कॉस्टिंग का हर क्वेश्चन में कुछ नया होता है। बेटा तभी तो इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ा सा डिफरेंस मानते हैं। अगर बिल्कुल ये फाइनल अकाउंट की तरह हो कि एक कंसेप्ट बता दें, भैया ये कंसेप्ट है जी, इस पर बेस 10-12 सवाल कर लो, फिर तो आसान हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर क्वेश्चन में कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, बताओ ना कौन सा चैप्टर। अरे इतनी बार तो बता चुका हूं। हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब एक बच्चा कहता है सर सबसे पहले तो आप ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। किसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो चलिए एक बात बताओ, अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं और मैं ये कहता हूं कि मैं एक बिजनेस चला रहा हूं जिसमें इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इस पेन की क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग। तो बताओ एक साल में कितने पेन मैं बनाता हूँगा, कितने पेन की मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। सर एक साल में, अच्छा ये तो पता है ना, नॉर्मली हम प्रॉफिट एंड लॉस एक साल का निकालते हैं। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंट्स के अंदर कि लाइफ ऑफ द बिजनेस की पूरी लाइफ को हम छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं ताकि हम उस पार्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करें और एनालाइज कर पाएं कि पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था, इस साल कितना प्रॉफिट कमाया था। इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर प्रिपेयर ईयरली बेसिस, है ना। फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ईयरली बेसिस पे। तो यही इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि एक साल में मैंने इस पेन को, कितने पेन को मैंने मैन्युफैक्चर किया है, प्रोड्यूस किया है। तो आपने कहा था सर कोई बड़ी बात नहीं है, कॉस्ट शीट बनाओ,
वहां से पता चल जाएगा कितने यूनिट हमने मैन्युफैक्चर किया और इसका कॉस्ट कितना आया, पर यूनिट कॉस्ट कितना आया। अगर मान लो मैंने 1 लाख पेन की मैन्युफैक्चरिंग किया है और 10 लाख रुपए खर्च कर दिया इसको बनाने में, तो आप कहोगे सर पर यूनिट कॉस्ट आराम से निकाल लूंगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, नंबर ऑफ यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। मतलब एक साल में हम 2000, 5000, 10,000, 1 लाख पेन मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि सर ये पेन तो चलो छोटा सा आइटम है, एक ऐसे प्रोडक्ट का नाम बताओ जो एक साल में ढेर सारे नहीं बल्कि ढेर सारे साल में एक भी नहीं बन पाता है, ढेर सारे साल में एक बनता है। मतलब ये हमें ये पता लगाना है कि एक साल में हमने कितने यूनिट बनाए। तो सर एक साल में हम एक यूनिट नहीं बना पाते, हमें एक यूनिट बनाने में 10, 12, 15 साल लग जाता है। एक यूनिट बनाने में 10, 12, 15 साल, ऐसा क्या बना रहे हो सर? तो बेटा हम बात कर रहे हैं फ्लाईओवर्स की, मेट्रोस की, हॉस्पिटल्स की, या कोई और कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रहा हूं मैं, कोई सोसाइटी बना रहा हूं। जैसे एग्जांपल, आपको एक फ्लाईओवर बनाना है, तो आपको क्या लगता है वो फ्लाईओवर एक साल में कितने फ्लाईओवर बना दोगे? सर एक साल में नहीं, ये बताओ कितने साल में वो एक फ्लाईओवर बनेगा। हम जानते हैं कि फ्लाईओवर, मेट्रो या हॉस्पिटल्स या स्कूल्स या सोसाइटीज वगैरह बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में बहुत टाइम लगता है। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाता है। दिल्ली मेट्रो 2002 में अप्रोक्स स्टार्ट हुआ था, 2022 तक अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ। हाँ, कुछ फेज कंप्लीट हो गए, बट अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में चल ही रहा है। अब मैं उससे बोलूं कि दिल्ली मेट्रो को बनाने में कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे सर रुको रुको रुको, पहले पूरा कंप्लीट होने दो फिर प्रॉफिट की बात करेंगे। हमने गवर्नमेंट से 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया था, 400 करोड़ रुपए उस पर खर्च करा, 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 100 करोड़ का प्रॉफिट हम पता कब लगाएंगे? जब वो दिल्ली मेट्रो कंप्लीट हो जाएगा। बट पिछले 20 साल से तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। कैसे पता लगाएंगे उसमें कितने का प्रॉफिट हुआ? क्योंकि हम प्रॉफिट निकालते हैं ईयरली बेसिस पे। मैं बोलूं एक साल में कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे पता नहीं। सर क्यों? अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, कैसे पता लगाएं? इसी तरह से हॉस्पिटल, मुझे किसी ने कहा कि सर मेरे पास एक जगह है 100 एकड़ का, अब वहां पर एक ना मल्टी स्टोरेज हॉस्पिटल बना दो। मैंने कहा ठीक है जी, मैं बना दूंगा। इसको बनाने में 100 करोड़ रुपए लगेंगे। तो आपको क्या लगता है हमारा जो कॉन्ट्रैक्टरी है, जो हमें प्रोडक्ट बनाने के, जो हमें हॉस्पिटल बनाने के पैसे देगा, कॉन्ट्रैक्ट देगा, वो हमें 100 करोड़ रुपए निकाल के इकट्ठा दे देगा? वो कहेगा नहीं सर ये लो 2 करोड़ रुपए एडवांस, चलो काम स्टार्ट कर दो। फिर थोड़ा कंप्लीट होगा थोड़े पैसे देगा, फिर थोड़ा कंप्लीट होगा फिर थोड़े पैसे देगा। मतलब ये कि जो इस तरह का प्रोडक्ट होता है जो कई सालों में कंप्लीट होता है, उसका हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उस पर हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। ठीक है, चलिए कुछ पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ बातें करेंगे। और ये लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सबसे पहला सवाल हमारे सामने आया, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? असाइनमेंट आपको मिल गया होगा, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। जिनको नहीं मिला आप मेरे को व्हाट्सअप करना नीचे वाले नंबर पे, मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर दूंगा। उसके बाद फिर आप इसके क्वेश्चंस की ट्राई करना, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी मैं दूंगा आपको नॉर्मली, आप इसे हार्ड कॉपी में खुद कन्वर्ट कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना और उसके बाद सॉल्व करना क्वेश्चन। उसके बाद क्लास लेना ताकि सामने आपके क्वेश्चंस भी हो, तो आपको ज्यादा मजा आएगा करने में, ओके। और जो बच्चे इंस्टीट्यूट आकर अपने असाइनमेंट ले सकते हो वो इंस्टीट्यूट आकर ले लेना अगर आ सकते हो तो। चलिए पढ़ते हैं, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग वेयर बिग जॉब, बड़े काम, पेन बनाना बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम क्या है सर? मेट्रो बनाना, फ्लाईओवर्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ठीक है, स्कूल्स बनाना। वेयर बिग जॉब्स आर इन्वॉल्व, जहां पर बड़े काम इन्वॉल्व होते हैं। रिक्वायर्ड कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम, जहां 1 साल से ज्यादा समय लगता है, जहां 1 साल से ज्यादा समय लगता है उस काम को कंप्लीट करने में। टू कंप्लीट
एंड कंप्रोमाइजिंग एक्टिविटी टू डन आउटसाइड द फैक्ट्री साइड। हेलो हेलो, क्या लिखा है इसने? एक्टिविटी टू बी डन आउटसाइड द फैक्ट्री एरिया, और ये काम हमेशा फैक्ट्री के बाहर होता है। पेन क्या हम फैक्ट्री के बाहर बनाते हैं? नहीं, फैक्ट्री में मशीन लगाते हैं, उसमें मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन अगर फ्लाईओवर की बात करूं तो क्या मैं ये बोलूं कि फैक्ट्री के अंदर फ्लाईओवर बनाते हैं और जाके वहां पे फिट कर देते हैं? मेट्रो की बात करूं, फैक्ट्री के अंदर मेट्रो बनाएंगे, मेट्रो बॉगी की बात नहीं करूं, प्रॉपर मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करूं, तो क्या वो फैक्ट्री के अंदर बनाकर वहां फिट किया जाता है? नहीं, उसी साइट पर जाकर बनाया जाता है। हॉस्पिटल की बात करें तो भैया हम घर पे अपनी फैक्ट्री में हॉस्पिटल बनाएंगे, जा ला के वहां रख देंगे? पॉसिबल है? नहीं, नॉट पॉसिबल। वो उसी एरिया में, उसी साइट पर जाकर कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो उसने यही लिखा है, एक्टिविटी टू बी डन आउटसाइड द फैक्ट्री एरिया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज इन्वॉल्व। तो इन जगहों पर हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को अप्लाई करते हैं, इंप्लॉयड करते हैं। जैसे एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, किसी चीज को कंस्ट्रक्शन करने का, रोड बनाने का, हाईवेज या फ्लाईओवर्स या शिप या हॉस्पिटल्स बनाने का, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बनाने का, एक्सेट्रा। ये सारे वो काम हैं जहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगाते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है, सर हाउ मेनी पर्सन्स इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? देयर आर 2 पर्सन्स, एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाला और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला। क्या लिखा है? 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 2 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। एक का नाम है कॉन्ट्रैक्टी और दूसरे का नाम है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, सॉरी, जो कॉन्ट्रैक्ट देता है, और कॉन्ट्रैक्टर उसे बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है। मुझे एक स्कूल बनवाना है, मुझे स्कूल की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाना है, और मैं आपको पकड़ के लाता हूं और कहता हूं भैया आप बना दो ना मेरा स्कूल। तो मैं क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, इसलिए मैं कहलाऊंगा कॉन्ट्रैक्टी, द पर्सन हु एग्जीक्यूट, जो देता है। ठीक है, असाइन, गिव, उसे कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं। और जो व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसे कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट देने वाला कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला, कंस्ट्रक्शन करने वाला कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। देखो क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्टी क्या होता है? द पर्सन हु गिव्स या असाइन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट देता है। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? द पर्सन हु एग्जीक्यूट, जो उस कॉन्ट्रैक्ट को करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ध्यान रखना, हम जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। भैया हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम बनाते हैं, मैं कंस्ट्रक्टर हूं, मैं किसी भी बिल्डिंग फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन करता हूं। अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, पता है ना, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। इसलिए यहां पर भी हम क्या मानेंगे? वी आर द कॉन्ट्रैक्टर। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है हॉस्पिटल बनाने का। अब उस हॉस्पिटल में कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना ओवरहेड, कितनी मशीनरी, कितना डेप्रिसिएशन, ये सब खर्च होगा। टोटल उस स्कूल को बनाने में, उस हॉस्पिटल को बनाने में कितने का खर्चा आएगा? मान लो स्कूल को बनाने में या हॉस्पिटल को बनाने में 5 करोड़ का खर्चा आया और मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था 6 करोड़ का, तो 1 करोड़ का मेरा प्रॉफिट। ठीक है, क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट costing is done from the point of view of contractor. In the contract costing, सावधानी से पढ़ना, in the contract costing a separate contract account, ध्यान रखना क्या लिखा उसने, a separate contract account is prepared for each contract। भैया देखो, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, लाइक आप कह लो मैं बिल्डर हूं, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, ढेर सारे प्रोजेक्ट चलते हैं मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया कि सर मुझे द्वारका में एक हॉस्पिटल बनाना है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं बना दूंगा, 20 करोड़ रुपए लगेंगे। उसने कहा ठीक है भैया 1 करोड़ रुपए लो, काम स्टार्ट कर दो। मैं साइट पे जाता हूँ, वहां पर काम स्टार्ट कर देता हूँ, द्वारका में हॉस्पिटल बनाने का। एक दूसरा व्यक्ति आया मेरे पास, आके कहता है सर जी मुझे एक स्कूल बनवाना है रोहिणी में। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने सारा डिज़ाइन वगैरह चेक कर लिया, मैंने कहा 10 करोड़ रुपए लगेंगे। उसने कहा ठीक है ये लो 1 करोड़ रुपए, काम स्टार्ट कर दो। मेरे 2 काम चल रहे हैं, एक द्वारका में हॉस्पिटल बन रहा है और स्कूल कहाँ बन रहा है? रोहिणी में। तो मैं जो अकाउंट बनाऊंगा दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग बनाऊंगा, दोनों के अलग। हॉस्पिटल के होने वाले सारे खर्चे अलग अकाउंट में दिखाऊंगा,
कितना रिसीव हुआ, कितना एक्सपेंस किया, कितना पे करा, कितना रिसीव हुआ, ये सारी चीजें अलग अकाउंट बनाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर हॉस्पिटल इन द्वारका, एक दूसरा अकाउंट बनाऊंगा। किसका सर? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, लेकिन किसका? स्कूल इन रोहिणी। मतलब मेरे दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक द्वारका में, एक रोहिणी में। तो रोहिणी के सारे खर्चे के लिए अलग अकाउंट बनाएंगे, द्वारका के लिए अलग अकाउंट बनाएंगे। यही तो वो कह रहा है। फिर से पढ़ो। इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। हर किसी के लिए अलग। अब 10 काम कर रहे हो तो 10 के 10 खर्चे एक ही अकाउंट में नहीं डाल सकते हो, वरना कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसमें कितने का खर्चा आया, उस कॉन्ट्रैक्ट में कितने का खर्चा आया, उस प्रोजेक्ट में कितने का खर्चा आया, कैसे पता लगाएंगे? सभी कॉन्ट्रैक्ट, सभी प्रोजेक्ट का मुझे अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। याद करो जब हम 11th क्लास में थे, 11th क्लास में तो हमें बताया जाता था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। नॉमिनल अकाउंट्स में हम लोग रूल पढ़ते थे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन आर टू बी क्रेडिटेड। तो ये भी नॉमिनल अकाउंट रहेगा। इसमें हम सभी खर्चों को डेबिट में डाल देंगे, सभी खर्चों को डेबिट में डाल देंगे, सभी इनकम को क्रेडिट में डाल देंगे। ठीक है। उस हॉस्पिटल के बनाने में जितने भी मटेरियल लाइक रोड़ी, रेता, बदरपुर, सरिया, ये जितने मटेरियल लगेंगे, खर्चा है, डेबिट में डालेंगे। जितने लेबर, चाहे वो वर्कर की सैलरी हो, वेजेस हो, चाहे सुपरवाइजर की सैलरी हो, या XYZ कोई भी खर्चा है, वो भी डेबिट में डालेंगे। जितने भी मशीन्स, JCB हो गया, क्रेन हो गया, या और किसी भी प्रकार का हम जो मशीन लगाते हैं उसका खर्चा, उसका डेप्रिसिएशन डेबिट में डालेंगे। और कोई XYZ खर्चा होता है, ओवरहेड्स होगा, उसे भी हम डेबिट में डालेंगे। और इनकम, जो कॉन्ट्रैक्टी से हमें पैसा मिलेगा, जिसके लिए हम वो हॉस्पिटल बना रहे, जिसके लिए वो हम स्कूल बना रहे, वो हमें पैसे देंगे ना, उसे हम क्रेडिट में डालेंगे, दैट इज अवर इनकम। अगर कोई मटेरियल खराब हो गया था, हम उसे सेल आउट कर देंगे, कबाड़ में बेच देंगे, हमारे लिए इनकम है। ठीक है ना। तो इसने यही बोला है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन विच ऑल स्पेसिफिक कॉस्ट, कॉस्ट मतलब खर्चे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड, उसे डेबिट करेंगे। एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, रिसीट्स earned shall be credited, उसे क्रेडिट करेंगे। all expense and losses are to be debited and all income and gain are to be credited. Contract account helps in determination of profit earned या loss incurred on each contract. Contract account हमें बताता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हमें कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का हमें लॉस हुआ। ऑब्वियस सी बात है। फिर क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आर डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो खर्चा है, लॉसेस है, कॉस्ट है, वो हम डेबिट करेंगे कहां पर? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक द्वारका में और एक रोहिणी में। द्वारका में हॉस्पिटल बनाना है और रोहिणी में स्कूल बनाना है। तो द्वारका के हॉस्पिटल बनाने में जितने का मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस लगेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ हॉस्पिटल इन द्वारका के खाते में डालेंगे। और जो भी खर्चा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड हमारा खर्च होगा रोहिणी के साइट पर या प्रोजेक्ट में, वो उसके खाते में डालेंगे। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो रोहिणी और द्वारका दोनों के हैं। दोनों के हैं मतलब मैंने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है और उसका काम यह है कि वो सभी साइट पर जाता है 2-2 घंटे के लिए, ये पता लगाने के लिए कि कुछ मटेरियल कम तो नहीं हो गया, काम ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। मतलब कुछ खर्चे ऐसे जो कॉमन है वो मटेरियल, मतलब द्वारका में भी खर्च हो रहा है। जैसे उस सुपरवाइजर को मैं द्वारका में भी भेजता हूँ, रोहिणी में भेजता हूँ, पीतमपुरा वाले में भी भेजता हूँ, और क्या नाम है, गाजियाबाद भी भेजता हूँ। अलग अलग, कभी यहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया, अलग अलग काम दे रखा है। ड्राइवर रखा हुआ है जिसका काम यह है कि सभी वर्कर को द्वारका छोड़कर आना है। और रोहिणी वो अब सभी वर्कर को अपने घरों से उठाता है, बस लगवा रखा है, वो सीधा यहाँ से उठा के द्वारका छोड़ आता है, उसके बाद कुछ वर्कर को उठाकर रोहिणी छोड़ आता है। कॉमन है,
उसका क्या करेंगे। कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आर डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सभी जानते हैं। एंड कॉमन कॉस्ट, कॉमन कॉमन मतलब जो सबका है, ठीक है ना, आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उन खर्चों को हम कौन से अकाउंट में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कॉमन खर्चे जो सभी पर होता है, किसी स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट पर नहीं है, बस हमने कर रहा है, वो भी सभी प्रोजेक्ट पे कॉमन खर्चे होते हैं, तो उसे कहां डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होता है सर, तो आपको सभी जानते हैं यार, कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, मटेरियल, लेबर, मशीनरी, ओवरहेड, यही तो होता है। मटेरियल, जैसे अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो रोड़ी, रेता, बदरपुर, सरिया, सीमेंट, जो भी व्हाट्सएवर, जो भी ईंटें वगैरह होते हैं वो मटेरियल में कवर होता है। लेबर, जो वर्कर वहां काम कर रहे हैं। मशीनरी, अभी बताया था, जेसीबी मशीन हो गया, या फिर जेसीबी हो गया, या क्या नाम है, क्रेन वगैरह हो गया, ये सारे। ओवरहेड्स क्या होता है, तो जो खर्चे होते हैं वहां पर, कुछ जैसे वर्कर को हमने चाय पिलाया, नाश्ते का खर्चा हो गया, और भी XYZ जो भी खर्चे होते हैं, तो ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर कैसे बनेगा ये अकाउंट, फॉर्मेट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए पहले एक छोटा सा फॉर्मेट बनाकर देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता कैसे है। अच्छा एक बात बताओ, सॉरी बात बताओ, तो बड़ा लेक्चर दे रहे हो, क्या ये मुश्किल है? नहीं बेटा, मुश्किल नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये अब तक का सबसे आसान चैप्टर साबित होगा। बस इसकी कुछ बातें आप अपने ध्यान में रखना। अब तक का सबसे आसान चैप्टर कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात है। ये मैंने बनाया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या कहा आपसे, भूल गए? इसकी कॉस्टिंग रूल्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड, सारे खर्चे डेबिट में, कॉस्ट डेबिट में, रेवेन्यू क्रेडिट में, बस ये ध्यान रखना है। कॉस्ट कितने हैं, तो 4 है, मटेरियल, लेबर, मशीनरी, ओवरहेड, इन चारों को उठा के कहां डाल देना, डेबिट में। रेवेन्यू सारे क्रेडिट में, सवाल खत्म, दैट्स इट। अब बताओ, सबसे पहले क्या बोला है, मटेरियल, तो हम इसके डेबिट में लिखेंगे मटेरियल टू मटेरियल। लेकिन जैसे ही हम मटेरियल की बात करते हैं ना, हमारे सामने सबसे पहला सवाल क्या उठता है, सर जी मटेरियल आया कहां से, कौन लेकर आया ये मटेरियल? तो पता है, या तो मटेरियल हम खुद खरीदेंगे, तो उसे बोलेंगे स्टोर, स्टोर से आया, स्टोर रूम से। मटेरियल फ्रॉम स्टोर रूम्स। सर स्टोर रूम क्या होता है बेटा? स्टोर रूम का मतलब होता है, जैसे कई बार क्या होता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कंस्ट्रक्शन करने वाला व्यक्ति है, तो वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं मंगवाता है, कई बार क्या करता है, वो एक गोडाउन बना लेता है और वहीं से सारे, एक स्टोर रूम बना लेता है और वहीं से सारे मटेरियल अपने अलग अलग साइट पर भेजता है। जैसे मैंने गोडाउन बना रखा है जिसके अंदर ढेर सारे सीमेंट के कट्टे उतरवा लिए, 5000 6000 कट्टे। अब मुझे 100 कट्टे चाहिए द्वारका में, तो वहां से ट्रक को लोड करवाता हूँ और सीधा द्वारका पहुंचा देता हूँ। डायरेक्ट मैं सप्लायर से नहीं खरीदता हूँ, बल्कि स्टोर रूम से भिजवाता हूँ। कहाँ चाहिए जी, रोहिणी वाले में, तो रोहिणी में भेज देता हूँ। पीतमपुरा वाले प्रोजेक्ट पे चाहिए, वहां भेज दो। मतलब स्टोर रूम से हम माल भेजते हैं अपने साइट पर, उस जगह पर जहां पर काम चल रहा है, तो उसे कहते हैं मटेरियल फ्रॉम स्टोर रूम। हाँ, कभी कभी होता है कोई स्टोर रूम नहीं बनाता है, उसने होलसेलर से या सप्लायर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रखा, भैया जब फोन करूंगा माल भिजवा देना, तो उसे कहते हैं मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। कहीं से भी आए तुम्हें उससे क्या लेना देना, मटेरियल लगा रहे ना, अपने प्रोजेक्ट में लगा रहे, लिखो मटेरियल स्टोर रूम से आए या सप्लायर से आए। या कई बार ऐसा होता है कि रोहिणी वाले ने कहा सर मुझे 100 कट्टे सीमेंट चाहिए। मैंने कहा ठीक है, द्वारका में काफी सारे सीमेंट वेस्ट पड़ा है, अभी इसकी कोई यूज नहीं है, वहां से मंगवा लो। मतलब अदर साइट से भी हम मंगवा लेते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे कहते हैं ट्रांसफर फ्रॉम अदर साइट। ट्रांसफर फ्रॉम अदर साइट, दूसरे जगह से हम माल मंगवा लेते हैं, मटेरियल मंगवा लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर।
मतलब मटेरियल आपका स्टोर रूम से भी आ सकता है, सप्लायर से भी आ सकता है, या किसी अदर साइट से भी आ सकता है। तो पहला एलिमेंट मटेरियल। अच्छा एक बात बताओ, जितना मटेरियल मैंने साइट पर भेजा है वो सारे यूज हो गए होंगे? कभी कभी कुछ बच जाता है तो उसे कहाँ डाल देंगे? क्रेडिट साइड में, यहाँ पर बाय मटेरियल एट साइट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने 100 कट्टे सीमेंट भिजवाया था द्वारका में, 90 कट्टे लग गए, तो कितने बच गए? 10 कट्टे भी सीमेंट के बचे हुए थे। वो 10 कट्टे क्या कहलाएंगे? पड़ा हुआ है सर, अभी यूज नहीं करा है हमारे पास। मतलब 100 कट्टे हम यहां दिखाएंगे, 10 यहां दिखाएंगे, तो ओवरऑल कितने कट्टे सीमेंट लग चुके हैं? 90 कट्टे। तो जो बच गया मटेरियल साइट वो हम यहां पर दिखाएंगे। ठीक है। कई बार जब हम माल खरीदते हैं, मान लो ये जो 10 कट्टे बच गए वो पड़ा हुआ है और मुझे आगे कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, खत्म हो गया काम हमारा, तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोडक्ट बचा हुआ है, ये जो मटेरियल बचा है, हम वापस कर देते हैं, ले जाओ भैया उठाकर। तो उसे कहते हैं बाय मटेरियल रिटर्न। हमने 100 कट्टे सीमेंट मंगवाया था, 90 कट्टे यूज हो गए, 10 कट्टे बचे हुए, मैंने ये 10 कट्टे उठाकर वापस कर दिया। मैंने कहा ले जाओ जी, मुझे नहीं चाहिए, बच गया हमारे पास। कहां वापस करेंगे? स्टोर रूम में वापस कर सकते हैं, सप्लायर को भी वापस कर सकते हैं, या फिर ट्रांसफर टू अदर साइड, या दूसरे साइट पर भी भिजवा सकते हैं। बचा हुआ जो भी मटेरियल है हम वहां से हटवा लेते हैं, दूसरे साइट पर भिजवा देते हैं। ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? मटेरियल यहां, रिटर्न टू मटेरियल यहां, बात खत्म। मटेरियल और यहां रिटर्न टू मटेरियल। हाँ, कभी कभी क्या होता है, लॉस हो जाता है, एबनॉर्मल लॉस। चोरी हो गया, साइट पर पड़ा हुआ था, रात में सारे सो रहे थे, 2 कट्टे सीमेंट कोई चुरा के ले गया, उसे क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। ऐसा होता है ना, कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो भैया वहां से सरिया चोरी हो जाता है। हमने सरिया मंगवाया था, रात में 2 सरिया गायब हो गए, एबनॉर्मल लॉस है। अच्छा ये बताओ, जो सरिया चोरी हो गया वो साइट पे यूज हुआ? नहीं, साइट पे यूज नहीं हुआ। आया था 10 टन, 9 टन हमने यूज कर लिया, 1 टन पड़ा हुआ है, उसमें से 2 सरिया चोरी हो गया। जो चोरी हो गया वो एबनॉर्मल लॉस है, वो हमारी बिल्डिंग में, हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में तो यूज नहीं हुआ है। जो यूज होगा सिर्फ वही तो काउंट करेंगे ना। यस, दिस इज कंप्लीट मटेरियल। 4 एलिमेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मटेरियल, लेबर, मशीन और ओवरहेड। मटेरियल दिखा दिया, क्या बच गया? सर बच गया लेबर। चलो लेबर दिखाते हैं, 2 लेबर। अब लेबर में समस्या ये है, एक तो पेड दिखाएंगे इनर कॉलम में, लेबर पेड, कितना पेमेंट हम कर चुके हैं, और इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग, जो पेमेंट करना बाकी है, खर्चा, तो वो भी कहलाता है मटेरियल, लेबर पेड प्लस आउटस्टैंडिंग लेबर। 2 एलिमेंट खत्म, मटेरियल, लेबर। अब क्या बच गया? मशीनरी। अब देखिए, मशीनरी के 2 अलग अलग एलिमेंट है, मैं कैसे दिखाऊं? मैं ऐसे लिखता हूं, टू मशीन। आप मशीन की जगह लिखो कॉस्ट ऑफ मशीन, आप इसकी जगह क्या लिखो? कॉस्ट ऑफ मशीन, यहां दिखाएंगे, और इधर लिखेंगे बाय WDV ऑफ मशीन। सर मतलब हमने 10 लाख का मशीन खरीदा था जब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, और 1 साल में मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, और उस मशीन की WDV बची है सिर्फ 9 लाख रुपए। 10 लाख का खरीदा, 9 लाख रुपए बचे है, तो कितना मशीन हमने उस साइट पर यूज कर लिया? 1 लाख रुपए खरीदा था, तो उस मशीन की कीमत 10 लाख रुपए थी। मेरा जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो उस मशीन की कीमत कितनी बची है? सिर्फ 9 लाख रुपए। तो कितने रुपए का मशीन हमने उस साइट पर यूज करा? 1 लाख रुपए। या आप इसकी जगह पर, ये जो मैंने वर्ड लिखा है यहां, इसकी जगह पर पता क्या लिख सकते हो? इसकी जगह पर टू डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। बात एक ही है। अरे भाई उस मशीन में कितना डेप्रिसिएशन लगा, वो डेप्रिसिएशन निकाल दो, बात खत्म। या तो आप ओरिजिनल कॉस्ट माइनस WDV करो, इधर दिखाओगे तो माइनस WDV, या सीधा डेप्रिसिएशन दिखा दो, बात खत्म। दोनों में से एक ही दिखाएंगे, दोनों मत दिखा देना, ठीक है।
ठीक है सर, वैसे हम 99% क्वेश्चन में डेप्रेशन दिखाएंगे, अगर डेप्रेशन ना दे रखा हो तो ये तरीका अप्लाई करेंगे, मशीन और डब्ल्यूडी में। ओके ठीक है सर। इसके बाद क्या बच गया? इसके बाद बच गया ओवरहेड। ओवरहेड तो आपको सवाल खुद बताएगा, इसमें दिमाग तो लगाना नहीं होता है। तो मतलब मैंने क्या क्या दिखाया? मटेरियल, लेबर, मशीन और ओवरहेड, दैट्स इट, कंप्लीट। ठीक है सर। इसके बाद क्रेडिट में लिखेंगे कुछ बचा हुआ माल, जो माल अभी बच गया है, ठीक है ना। वैसे एक तो सेल प्राइस दिखा देना, अगर आप बेचते हो, कुछ स्क्रैप वगैरह बेचते हो और उससे पैसा आता है तो आप इसको यहां पर दिखा सकते हो, सेल ऑफ स्क्रैप एक्सेट्रा। कभी कभी कुछ काम अनकंप्लीट रह जाता है। मैं यहां पे जो लिख रहा हूं ना, बस लिख रहा हूं, आप लिख लेना, अगली क्लास में हम इसको और डिस्कस करेंगे। नाम है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और दूसरा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। सर ये क्या होता है? बोला ना, अभी लिख लो बस, क्या होता है हम अगली क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगली क्लास हमारी इसी पर रहेंगे। फाइनली हम इसे टोटल करेंगे। टोटल करने से अगर मान लेते हैं बैलेंसिंग फिगर यहां पर बच जाता है तो इसे नाम देंगे टू, नेट नहीं, नोशनल, नोशनल प्रॉफिट। क्या नाम देंगे? नोशनल प्रॉफिट। सर नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? अनुमानित प्रॉफिट, क्योंकि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अनकंप्लीट है। यही नोशनल प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में। नोशनल प्रॉफिट जो भी बचा था, और इस नोशनल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कुछ पार्ट हम वर्क इन प्रोग्रेस के रिजर्व में डाल देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व फॉर कॉन्टिंजेंसी। ठीक है जी। इसी नोशनल प्रॉफिट के दो पार्ट करेंगे, थोड़ा हिस्सा हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे और थोड़ा हिस्सा हम कहां ट्रांसफर करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व फॉर कॉन्टिंजेंसी में। सर बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, पहले तक तो ठीक था, 4 एलिमेंट जब आपने डाला, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और मशीनरी का डेप्रिसिएशन, उसके बाद क्या लिखा, ये सारी बातें तुम्हारे लिए नया है कि वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, सर्टिफाइड क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, नोशनल प्रॉफिट किसे कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर करेंगे और रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप सिर्फ इतना करो, इसे नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि आज की क्लास हमारी ज्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए हम आज इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, वरना अगले 15 से 20 मिनट हम लोग इस पर डिस्कशन करते रहेंगे और फिर आप कहोगे सर जी बस ओवरलोड हो गया। तो आपके लिए आज होमवर्क क्या रहेगा? आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि ये जो अकाउंट मैंने बनाया है और असाइनमेंट में जो थ्योरी लिखा था, प्लीज उसे पढ़ कर आना, और सारे थ्योरी नहीं पढ़ के आएंगे, आपको जितना बोला गया है सिर्फ उतना ही पढ़ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है थ्योरी का, सिर्फ वही पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए ये कॉपी हो गया, तो बाकी का पार्ट मैं दिखा देता हूं। ये लीजिए, आप इसे कॉपी कीजिए। आपके लिए होमवर्क है कि जस्ट आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज करके आना, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तो उससे आगे कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।